में हम एशिया कॉन्टिनेंट या एशिया महाद्वीप पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम कुल 20 वाक्य देखेंगे, जिसमें से आपको जो भी सरल लगे आप उन्हें लिख सकते हैं। तो एशिया द्वीप को शुद्ध रूप यदि हम बोलें, जो पहले के टाइम पे कहा जाता था, तो इसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। तो यहाँ पे मैंने जम्बू द्वीप का ही प्रयोग किया है। यदि आप चाहें तो यहाँ पे एशिया द्वीप भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया द्वीप पर संस्कृत भाषा में निबंध। तो जम्बू द्वीपम एक महाद्वीपम अस्ति। जो जम्बू द्वीप है एक महाद्वीप है। जम्बू द्वीपम विश्वस्य महिष्टम द्वीपम महाद्वीपम अस्ति। जो जम्बू द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया कॉन्टिनेंट आप सभी जानते होंगे, वर्ल्ड में 6 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया जिसमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एषः महाद्वीपम अनेकानि देशानि अस्ति। इस महाद्वीप पर अनेक देश हैं। तो इसको मैंने एक एक करके व्याख्या की है कि इसके उत्तर में कौन से देश हैं, दक्षिण में कैसे हैं। एकदम लाइन से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर। और यदि हम पश्चिम में जाकर देखें तो पश्चिम में मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मीनिया, अजरबैजान। उत्तर में रशिया है। तो इस प्रकार मैंने एक एक करके उत्तर दक्षिण में सभी दिशाओं में बताएं। हालांकि अभी आप यहाँ ये देखें तो एषः महाद्वीपम अनेकानि देशानि अस्ति। इस महाद्वीप पर अनेक देश हैं। भारतवर्ष एशानि महाद्वीपम एक राष्ट्र अस्ति। जो भारतवर्ष भूमि यानी वर्ष यानी स्थान या जमीन भी होता है संस्कृत में। गूगल पे यदि आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी दिया हुआ है शायद। तो भारतवर्ष यानी जो भारत की भूमि है वो एशिया महाद्वीप पर भी है। भूम्य सर्वे प्रधान धर्म प्रधान माता च जम्बूद्वीपात उद्वन। तो जो ये जो जम्बू द्वीप है यहाँ पे सभी प्रधान धर्म हुए हैं और प्रधानता पाई जाती है इन लोगों की जो संस्कृति है। यदि रामचरितमानस यदि आप पढ़ते होंगे तो रामचरितमानस को जो अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया, लेकिन आप रामायण पढ़ते होंगे जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, तो उसे लिखा गया है संस्कृत भाषा में। तो उस जो प्योर संस्कृत में लिखा गया है उसमें लिखा हुआ है कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्ष से एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। तो जो जम्बू द्वीप है इसमें भारतवर्ष से एक नगरी अयोध्या नाम के बताया गया, यानी राम जन्मभूमि की व्याख्या की गई है। तो उस बुक में ऐसा लिखा, उस किताब में लिखा हुआ है जम्बू द्वीप, तो वहीं से ये लिया गया है। भूम्य इतना हो गया था, हम 6th पॉइंट में आ गए थे। जम्बू द्वीपात एवं वह पुरातन संस्कृति अवर्धंत। तो जो जम्बू द्वीप है उसमें बहुत सारी पुरातन संस्कृति पलती हैं। नेक्स्ट है, इसमें यदि आप चाहें तो इसको इतना भी लिख सकते हैं कि अयम खंड 43 राष्ट्र युक्त। तो ये जो खंड है, किस खंड की बात हो रही है? एशिया खंड में 43 राष्ट्र यानी 43 देश हैं। नेक्स्ट है 8 पॉइंट, अयस खंडस्य भूयान भाग उत्तर गोलार्ध दृश्यते। अब इसकी यदि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो वहां पे एक दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध है और इसके बीच से एक कर्क रेखा गुजरती है। तो जो इंडिया है वो इसके कुछ राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सभी इस कर्क रेखा से होते हुए जाते हैं। तो उसी कर्क रेखा के उत्तर में जो रहता है उसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिण में जो रहता है उसको साउथ हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध में इंडोनेशिया नाम का देश है। और देखते हैं दक्षिणस्य 100 उत्तरस्य 700 अक्षांशे मध्य पूर्व गोलार्ध रेखांकित। तो इसकी स्थिति बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक आ जाता है। तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते, एकदम बहुत ही इजीएस्ट ऐसे था। चलिए अब हम 11th पॉइंट को देखने चलते हैं। यदि आपको यहाँ डिफिकल्ट लग रहा है जम्बू द्वीपम लिखना तो आप इसकी जगह एशिया द्वीप भी लिख सकते हैं। तो 11th पॉइंट ये दिया है कि जो यहाँ पे
इस जो हम 11 से लेके 10 देखेंगे, इसमें मैंने सीजन से रिलेटेड जो मौसम होते हैं उनके और प्रमुख महीने बताए हैं, और जो जो देश जिस जिस दिशा में पड़ते हैं उन सभी को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। और जो प्रमुख पर्वत है, जैसे यहाँ पे लिखा है धवलगिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी, इन्हीं सभी को यहाँ पे बताना का प्रयास किया गया है। और ये माउंट एवरेस्ट शिखर है। यहाँ पे इसको जो पुराना नाम है उसका नाम है, यहाँ से ये जो रामायण से मैंने इससे देखा हूँ, गौरी शंकर शिखरम नाम है इसका। जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण, उसमें इसका नाम ये दिया हुआ है। हालांकि वर्तमान काल में आपको ये एवरेस्ट शिखरम ही लिखना है, नहीं तो आधे से ज़्यादा लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो ग्रीष्म काले जून मासतः, यानी ग्रीष्म काल में जून मास से सितंबर मासाभ्यंतरम मास आरंभ्यतरम। तो जो ग्रीष्म काल यानी गर्मी का जो मौसम होता है, उसमें जून से लेकर जो सितंबर मास होता है, उसमें नैऋत्य प्रवृत्ति वृष्टि भारत, तो उस टाइम कैसी नैऋत्य वृष्टि होती है। नेक्स्ट है भारत बांग्ला, यहाँ लिखा है भारत, बांग्ला, म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडीचीना, जापान देशेषु संभवती। तो यहाँ पे कुछ जो जो देश हैं वहाँ यहाँ पे व्याख्या की गई है कि जून से लेकर सितंबर तक कौन कौन से देशों में गर्मी होती है। तो ये वर्तमान काल से संबंधित है, मैप से देख के मैंने लिखा हूँ। तो जो भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया है, और जो इंडीचीनियन है, जो चाइना और जापान जैसे आसपास के देश हैं, उन सभी देशों में इस मौसम में गर्मी होती है। अब विशेष रूप से बताया जा रहा है कहाँ कहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन देशों में ज़्यादा अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट है अतः अत्र एव नित्य हरिद्वारण्य आनि विशेषतया दृश्यते ईर्ष ईरण्य प्रवृत्ति वायुयान। अब कुछ देश जहाँ पे वायुयान होती है, शायद आप इन पॉइंट्स को ना लिख पाएँ, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे, तो आप चाहें तो इन्हें छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं टोटल 20 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो आपको जो भी ईजी लगे, मैक्सिमम 10 पॉइंट्स की ही आवश्यकता होती है ज़्यादातर निबंधों में। तो आप चाहें तो जो ईजी लगे आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। हालांकि 1 से लेके जो 10 है वो काफ़ी ईजी हैं। पश्चिम वायुयान टर्की, इसराइल यहाँ पे इज़राइल को कहा गया है। इत्यादिषु वृष्टि भवति। अब यहाँ पे पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? टर्की और इज़राइल हैं। बहुत सारे देश हैं, लेकिन इन दो देश में जो होते हैं वृष्टि होती है, इसलिए वहां पे बताया गया अवृष्टेषु भागेषु वृष्टि अल्पा। जहाँ पे अवृष्टेषु, जहाँ पे वृष्टि नहीं होती, उस भाग में अल्प वृष्टि यानी कम वृष्टि होती है। भारतस्य उत्तर भागे, अब यहाँ पे भारत की व्याख्या की जा रही है, तो भारतस्य उत्तर भागे स्थितात् कश्मीरात् असम प्रदेशम यावत् हिमालय पर्वत श्रेण्यः सन्ति। तो भारत के उत्तर भाग में कश्मीर और असम प्रदेश से हिमालय पर्वत श्रेणी है। यदि आप भारत का उत्तर भाग देखें तो भारत के उत्तरी हिस्से में कश्मीर, यदि आप यहाँ देखिएगा, और पूरा हिमालय पर्वत से ये क्षेत्र ढका हुआ है, और यहाँ पे असम है। तो नेक्स्ट देखते हैं जगति एव अत्युन्नता गौरी शंकर शिखरम एवरेस्ट अत्र विद्यते। अब यहाँ पे क्या क्या है भारत के बारे में बताया जा रहा है थोड़ा बहुत, कि जो गौरी शंकर शिखर, आपको यहाँ पे एवरेस्ट शिखर ही लिखना है एग्जाम में आए तो, ये नहीं लिखना है क्योंकि ये बहुत हर कोई नहीं समझ सकता। एवरेस्ट काफ़ी आसानी से कोई भी समझ जाएगा, तो आप यही लिखें। तो अत्र विद्यते, यहाँ पे विद्याते यानी स्थित है, सिचुएटेड है। क्या? ये जो शिखर है अत्युन्नतम यानी बहुत ही ऊंचा जो शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर। अब कुछ प्रमुख पर्वतमालाएं को, जिसको मैंने आपकी पहले ही व्याख्या कर चुका हूँ, उन सभी को यहाँ पे बताया जा चुका है। एग्जाम में आता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, तो आपको K2 लिखना है। जब
भारत का है क्योंकि ये पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और भारत में सबसे ऊंचा है। इन इन लिखा है, तो आपको कंचनजंगा लिखना है, ये वाला लिखना होगा, ये कंचनजंगा लिखना है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू है, और भारत जो कि कश्मीर, और भारत में मतलब वर्तमान में जो सबसे ऊपर है वो है कंचनजंगा, तो आप उसे लिख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो यदि आप केटू का है तो वो नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में है। तो चलिए और हम आगे और पॉइंट देखते हैं। भारते 14% भाग अरण्य प्रदेश अस्ति, जो 24% भाग है वो अरण्य प्रदेश है। और यहाँ पे बहुत सारी व्याख्या की गई है, उससे संबंधित आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 20 पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ खत्म हो चुके हैं। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो। अंग्रेज स्कूल